प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल किया था। ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी दो संख्याएं हमको ज्ञात करना है जिनको अगर हम जोड़ते हैं तो 27 प्राप्त होता है और उन्हीं संख्याओं का अगर गुणनफल करते हैं तो 182 प्राप्त होता है। तो ऐसी दो संख्याएं हमको ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए मान लेते हैं, मान लो पहली संख्या हम मान लेते हैं 1 है। अब प्रश्न में बोला है कि दो संख्याओं का योग 27 है। अब देखिए, दो संख्याओं का योग 27 है और दो संख्याओं में से एक संख्या हमारे पास हमने x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। उदाहरण के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि दो संख्याओं का योग 27 है। अगर एक संख्या आपको दी है 10, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो आप क्या करेंगे? 27 में से 10 को घटाएंगे, कितना आएगा? 17 आएगा। तो इस तरह से दो संख्याएं मिल जाएगी। मतलब अगर एक संख्या दी है और दो संख्याओं का योग हमको बोला गया है, तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस x होगी। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो x से x कैंसिल होगा, वापस से आपको 27 मिल जाएगा। तो पहली संख्या आपने x मानी है, इसीलिए दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या ये होगी 27 माइनस x। ठीक है, ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो दो संख्या ज्ञात करना है। पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या हमने निकाल ली है 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 27 माइनस x होगी। ये उदाहरण से आपने इसको समझ लिया होगा। अब प्रश्न क्या बोलता है, देखते हैं प्रश्नानुसार। दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या हमारे पास है कि जिनका योग 27 है, इनको जोड़ते हैं तो 27 आता है। और गुणनफल, मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है x और 27 माइनस x, इनका जो गुणनफल है वो कितना है? 182। और गुणनफल 182 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का जो गुणनफल है, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो इस तरह से हमने लिखा प्रश्नानुसार x गुणा 27 माइनस x बराबर 182। अब इसको हल करते हैं। x का गुणा करेंगे 27 में तो होगा 27x, फिर यहाँ माइनस है, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। अब x स्क्वायर को अपने को रखना है प्लस में, तो दोनों को हम इधर लेके जाते हैं तो यहाँ आएगा 0, माइनस x स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, 27x ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और पहले से आया है प्लस 182। या इसको पलट के हम लिख देते हैं। ये सिर्फ हमने क्यों किया है? एक्स स्क्वायर जो माइनस में है, हमको एक्स स्क्वायर को प्लस में रखना था, इसीलिए हम इसको इधर ले आए। इसको लेकर आए तो इसको भी हम इधर लेकर आ गए। या इसको पहले लिख लेते, इसको बाद में लिख लेते, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब क्या करना है आगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ 1 है और ये जो अचर संख्या है, अचर पद है चिन्ह सहित, इन दोनों का गुणा करते हैं। यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ है अचर पद प्लस 182, मतलब 182। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं, यह आ गया 182। अब 182 के ऐसे दो भागों में हमको तोड़ना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जाए। तो 182 में 1 का भाग अगर देंगे तो क्या होगा? 1 गुणा 182, 182 और 1 183 होता है। 182 में से 1 गया तो 181 होता है, माइनस 27 नहीं आएगा। 2 का भाग जाता है इसमें, तो 2 9 18, 2 एकम 2, 91 और 2, 91 और 2 93 होता है। 91 में से 2 गया 89 होता है, 27 नहीं आएगा। फिर 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 4 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग इसमें जाता है। तो 18 में देंगे 7 का भाग, 7 दूनी 14, 4 बचेंगे 42 हो जाएगा, 7 6 42, 27 और 6 33 होता है और
26 और 7 33 होता है, 26 और 7 33, और 26 में से 7 गया तो 19 होता है, तो 27 नहीं आता है। तो इसमें 8 का भाग देंगे, 8 का भाग 8 दूनी 16, 8 का नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी इसमें नहीं जाता। 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 का भी नहीं जाएगा। 13 का भाग देखते हैं, 13 एकम 13, तो 13 एकम 13 यहाँ बचेगा 5, 13 चौक 52। अब देखिए 13 और 14 अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 27 होता है। 13 और 14 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 27 होता है। लेकिन कब? जब 13 को माइनस में रखेंगे और 14 को भी माइनस में रखेंगे। जब 13 और 14 दोनों को माइनस में रखेंगे तो -13 और -14 होगा -27, और माइनस माइनस प्लस 13 और 14 का गुणा करेंगे तो होगा 182। मतलब ये हमारे जो गुणनखंड है ये सही है, मतलब -27 के ये दो भाग होंगे, -13 और -14। तो हम क्या लिखेंगे? x² -13 x -14 x -13 और -14 ये होगा -27 और प्लस 182 बराबर 0। तो आपको इस तरह से करके देखना पड़ेगा कि पहले 1 का भाग इसमें जाता है कि देखना है, 2 का, 3 का, ऐसे करते हुए चलना पड़ेगा। और साथ में चेक भी करना पड़ेगा कि आपकी जो जोड़ियाँ मिल रही है वो बीच का पद बराबर उससे आ रहा है या नहीं, ये भी चेक करते जाना। और साथ में उनका जो गुणा है वो भी इतना आता है या नहीं, ये भी आपको देखना है। तो ये आपको करके देखना पड़ेगा। फिर प्रैक्टिस जैसी आपकी हो जाएगी तो आप बहुत फास्ट कर पाएंगे। ये आपको समझाना था, इसलिए मैं आपको ये ऐसा करके दिखा रहा हूँ। और अगर आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ये इस तरह से परेशान नहीं होंगे ज़्यादा, बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। दो दो की जोड़ियाँ बना लेते हैं। यहाँ दोनों में से x कॉमन है तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से x निकल गया तो -13, यहाँ पर भी वही कोष्टक बनेगा x -13 बराबर 0। अब x में हम कितने का गुणा करें कि -14x आ जाए, तो -14 का गुणा करेंगे। तो -14 का गुणा x में करेंगे -14x, माइनस माइनस प्लस, और 14 और 13 का गुणा वापस से 182 मिल जाएगा। अब ये कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ होगा x -13, तो क्या बचेगा? x -14 बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे? या तो x -13 बराबर होगा 0 के, या x -14 बराबर होगा 0 के। तो x बराबर यहाँ से मिलेगा -13 का +13 हो जाएगा, तो एक मान मिल गया 13, या x बराबर 14। तो x के दो मान आ गए, एक 13 आ गया और एक 14 आ गया। और पहली संख्या हमने क्या मानी थी? पहली संख्या हमने x मानी थी, दूसरी संख्या 27 - x है। तो एक बार हम x बराबर 13 लेकर चलते हैं, तो अतः पहली संख्या 13 लेके चलते हैं, इसीलिए दूसरी संख्या निकालेंगे। तो 27 - x, इसको लिखेंगे 27 - x का मान कितना आ गया? पहली संख्या x का मान 13 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 13, तो बराबर ये आ जाएगा 27 में से 13 जाएगा तो 14। अब देखिए पहली संख्या 13, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 14। या हम x का ये वाला मान लेके चलते हैं, पहली संख्या x का मान हम 14 लेके चलते हैं, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? इसीलिए दूसरी संख्या -27 - x, तो 27 - 14, तो ये आ जाएगा 13। ये आ गई दूसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 है। अब 13 और 14 ये होता है 27, और दोनों का गुणा करते हैं तो 182 होता है। देखिए प्रश्न में बोला था कि दोनों का योग जो है वो 27 होना चाहिए और गुणनफल 182 होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 27 होता है और इनका गुणनफल 182 होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो भी 27 होता है और इनका जो गुणनफल होगा वो भी 182 होगा। मतलब कुल मिला के हमारा जो आंसर है वो कह सकते हैं 13 14 है या 14 13 है, दोनों बातें हम कह सकते हैं।
तो हम लिखते हैं अतः दो संख्याएं, प्रश्न में बोला था दो संख्याएं 13, 14, 13 और 14 या 14 और 13, 14 और 13 है। कुल मिला के बात एक है, ये 13 14 कहे या 14 13 कहे, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब देखो यहाँ बोला है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है यहाँ ऋणात्मक मान नहीं चलेगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हम यहाँ मान लेते हैं, मान लो एक पूर्णांक x मान लेते हैं, ठीक है। एक पूर्णांक या एक धनात्मक पूर्णांक लिख लेते तो ज़्यादा सही रहेगा। एक धनात्मक पूर्णांक x मान लिया और बोला है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। अगर आपसे कहा जाए कि एक धनात्मक पूर्णांक 2 है तो अगला क्रम से अगला क्या होगा, 3 होगा। अगर हमसे कहा जाए कि एक धनात्मक पूर्णांक 12 है तो अगला क्या होगा, 13 होगा। अगर हमसे कहे कि एक धनात्मक पूर्णांक 19 है तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत। क्रमागत मतलब क्रम से क्या होगा, 20 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक है उसमें एक जोड़ रहे हैं तो हमको अगला धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है, क्योंकि बात है क्रमागत की। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है एकदम क्रम से, गैप नहीं होना चाहिए। तो एक धनात्मक पूर्णांक हमारा हो गया x, तो अगला धनात्मक पूर्णांक, अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, अगला धनात्मक पूर्णांक होगा x + 1, क्योंकि हमने एक धनात्मक पूर्णांक x ले लिया है तो अगला धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो x + 1 होगा, मतलब इसका एक अगला +1। जैसे इसका ये अगला है, इसका ये अगला है, तो उसी प्रकार यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक x है तो अगला धनात्मक पूर्णांक होगा x + 1। तो इस तरह से एक धनात्मक पूर्णांक हो गया, अगला धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है, प्रश्नानुसार दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, मतलब इस धनात्मक पूर्णांक और अगले धनात्मक पूर्णांक, इनके वर्गों का योग, योग मतलब प्लस, कितना, 365 हो। मतलब x² + x + 1 पूरे का वर्ग बराबर 365 होगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ आएगा x² प्लस, यहाँ x + 1 पूरे का वर्ग है तो यहाँ लगेगी सर्वसमीका a + b पूरे का स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। अब a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह x है और b की जगह क्या है, 1 है। तो इस रूप का ये है तो हमको इस रूप में लाना है, तो a की जगह हम x रखेंगे और b की जगह हम 1 रखेंगे। तो a की जगह x रखेंगे तो होगा x² प्लस b की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 1 बराबर 365। इसको आगे बढ़ाते हैं तो x² ये हो जाएगा 2x² प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 एकम 2x बराबर 365। 365 को इधर लेके आएंगे तो इसको सिस्टमेटिक घटते घात के क्रम में लिख लेते हैं। 2x² प्लस 2x प्लस 1 और इधर लेके आएंगे तो ये माइनस होगा 365 बराबर 0। इसको आगे बढ़ाते 2x² प्लस 2x, 365 में से 1 जाएगा तो 364 आएगा और बड़ी संख्या 365 है उसका चिन्ह आएगा माइनस बराबर 0। अब अगर देखेंगे तो सभी में 2 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो हम लिखेंगे पूरे समीकरण में
2 का भाग देने पर यहाँ 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा x स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा x आएगा, माइनस यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करना है। यहाँ पे है +1 1 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और यहाँ -182 है, इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 गुणा -182, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद चिन्ह सहित उसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -182। और -182 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर +1 आ जाए, यहाँ 1 है, +1 आ जाए और गुणा करने पर -182 आ जाए। तो इसके पहले का क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उसमें 182 को हमने दो भागों में तोड़ा था, 13 गुणा 14, 13 गुणा 14 मतलब 182 होता है। अब हमको +1 चाहिए, अगर इसको हम प्लस में रखते हैं और इसको अगर माइनस में रखते हैं तो 14 में से 13 जाएगा तो +1 बचेगा, क्योंकि 14 है प्लस में और 13 है माइनस में, तो 14 में से 13 जाएगा तो +1 आएगा। और यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, और 13 का गुणा 14 में करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो इसको माइनस में रखेंगे, इसको रखेंगे प्लस में। क्लियर है बात? 14 में से 13 जाएगा तो +1 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 14 है तो +1 आएगा, और दोनों का गुणा करेंगे तो 182 और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर -13 x + 14 x -182 बराबर 0 होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, दो दो की जोड़ियाँ बनाते हैं, तो यहाँ कॉमन निकलेगा x, यहाँ बचेगा x माइनस x निकल गया तो 13 बचेगा। ऐसा ही कोष्टक यहाँ बनेगा x - 13 बराबर 0। अब x में कितने का गुणा करें कि +14x आ जाए, तो +14 का गुणा करेंगे, +14 का गुणा x में करेंगे तो +14x, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और 14 का गुणा 13 में करेंगे तो 182। यहाँ से निकालेंगे x - 3 कॉमन, तो x - 3 बचेगा x + 14 बराबर 0। तो हम लिखेंगे या तो x - 13 है यहाँ पर, x - 13 बराबर 0, या x + 14 बराबर 0। तो x बराबर मिलेगा +13 या x बराबर मिलेगा -14। अब यहाँ पर एक बात आपको प्रश्न में दी है, प्रश्न में बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब हमको धनात्मक पूर्णांक के बारे में बोला गया था, यहाँ कहीं ऋणात्मक पूर्णांक शब्द नहीं आया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो मान है x बराबर -14, ये मान हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमको प्रश्न में बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, तो हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। प्रश्न में बोला था धनात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक मान धनात्मक कैसे हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो कुल मिला के x बराबर -14 ये मान हमारे लिए क्या है, असंभव है, मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो x का मान हम कौन सा लेकर चलेंगे, 13। तो इस तरह से एक धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या आ जाएगा, x का मान 13 आ गया तो एक धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा 13। तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा, 13 + 1 14 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x माना था, x का मान कितना 13, तथा अगला धनात्मक पूर्णांक x + 1 है, x का मान 13 है, तो 13 +
1 मतलब यह हो जाएगा 14। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तेरह और 14 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको हल करेंगे। प्रश्न में बोला है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। इस तरह का होता है, इस तरह का। यह है समकोण त्रिभुज। और ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मतलब ये इसके आधार से, ये आधार है, इसको आधार कहेंगे, और ये है ऊंचाई, या इसको हम कह सकते हैं लंबाई, लंब भी कह सकते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है ये ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार तो हमको मालूम ही नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार को मान लेंगे x सेंटीमीटर। आधार आ गया हमारे पास। अब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, आधार से बोला है, और जब तक आधार हम नहीं मानेंगे तो ऊंचाई को हम नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए आधार को हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये भी x माइनस 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, कर्ण का मतलब होता है 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं मतलब आधार और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, मान लो आधार कितना माना हमने, 1 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज का आधार कितना माना हमने, 1 सेंटीमीटर। इसीलिए ऊंचाई, या इसको हम क्या कह सकते हैं, लंब भी कह सकते हैं। लंब कितना हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या दिया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, लंब है, आधार है, कर्ण है, और लंब, आधार और कर्ण में संबंध दर्शाने वाला जो प्रमेय होता है उसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसीलिए हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको हल करते हैं। कर्ण का मान हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे 13 का वर्ग बराबर लंब है x माइनस 7 का वर्ग और प्लस आधार है x, तो ये आ जाएगा x का वर्ग। अब 13 का वर्ग का मतलब 13 का 2 बार गुणा, 13 गुणा 13 करेंगे तो ये होगा 169। यहाँ x माइनस 7 का वर्ग, तो यहाँ लगेगी सर्वसमीका a माइनस b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ठीक है, 2ab। a की जगह हमारे पास x है,
फिर माइनस है और b की जगह हमारे पास 7 है। तो इस रूप का ये है, तो हमको क्या करना है, जैसे इसका ये रूप है हमको इसको भी इस रूप में लाना है। तो a की जगह हम x रखेंगे और b की जगह 7 रखेंगे, तो ये जो है इस रूप में आ जाएगा। तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 7 का वर्ग माइनस 2 a मतलब x और b मतलब 7, 2ab और प्लस ये हो जाएगा x²। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये होगा 169 बराबर x²। 7 का वर्ग मतलब 7 का 2 बार गुणा, 7 गुणा 7 49 माइनस 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14x प्लस x²। यहाँ लिखेंगे 169 बराबर x² ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x और प्लस 49। 169 को इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ आएगा 0 बराबर 2x² माइनस 14x प्लस 49 और ये होगा माइनस 169। इसको आगे बढ़ाते हैं, 0 बराबर 2x² माइनस 14x। 169 माइनस में है और 49 प्लस में है तो घटाएंगे, तो घटा लेते हैं। 169 में से 49 को घटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 2 और यहाँ आएगा 1। 120 होगा और बड़ी संख्या 169 है, उसका चिन्ह आएगा माइनस। यहाँ हम इसको पलट के लिख सकते हैं 2x² प्लस माइनस 14x, ये माइनस है, माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। सभी में 2 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो हम लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर, तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस 7x माइनस 2 6 12, ये आ जाएगा इस तरह से। अब x² का गुणांक 1 है और यहाँ माइनस 60 है, तो 1 का गुणा करेंगे माइनस 60 में, तो ये आ जाएगा माइनस 60। अब इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है 60 को, जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस 7 आ जाए, गुणा करने पर वापस से माइनस 60 आ जाए। तो क्या हो सकते हैं आप सोचिए। तो ऐसे 2 गुणनखंड इसके 60 के क्या हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं 5 गुणा 12। अगर हम 12 को माइनस में रखें और 5 को अगर प्लस में रखें तो 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा, और 12 का चिन्ह माइनस है तो माइनस 7 होगा, और प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस, और 12 पंचे 60 हो जाएगा। मतलब 60 को आप लिख सकते हैं 5 गुणा 12, 5 को प्लस में रखेंगे और 12 को माइनस में रखेंगे। पहले आप 1 गुणा करेंगे, 2 गुणा करेंगे, 3 गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 12। ठीक है, तो माइनस 60 को हमने 2 भागों में तोड़ा, प्लस 5 और माइनस 12, तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 5 x माइनस 12 x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 के जोड़ियाँ बना लेंगे। यहाँ पर x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 5, दोनों में ऐसा ही यहाँ पे भी कोष्टक बनेगा। अब x जो है इसको माइनस 12x बनाने के लिए माइनस 12 का गुणा करेंगे तो माइनस 12x और माइनस प्लस माइनस 12 पंचे 60, तो यहाँ पे यह आ जाएगा x प्लस 5 और बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। तो या तो x प्लस 5 बराबर 0 या x माइनस 12 बराबर 0। तो एक मान हो गया x बराबर माइनस 5 या x बराबर 12। अब देखो x हमने किसको माना था, x माना था हमने आधार को, और आधार जो है ये धनात्मक हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता। आधार मतलब क्या है, आधार मतलब एक प्रकार से लंबाई कह सकते हैं, और आधार कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, कर्ण कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो हम ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे, हम लिखेंगे x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि लंबाई से संबंधित जो चीजें होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं।
तो ये मान हमारा नहीं होगा, तो x बराबर 12 हो जाएगा हमारा मान। और x किसको माना था हमने? आधार को माना था, समकोण त्रिभुज का आधार। तो हम लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई ये थी x माइनस 7, तो इसको आगे हल करेंगे। x का मान आ गया 12 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज का आधार आ गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है इससे 7 सेंटीमीटर कम थी, तो 12 से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब 5 आ गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को इस वीडियो में कर दिया कंप्लीट। फिर अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।